वक्त उत्तराखंड की खबरों का हो गया है। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आईएएस रणवीर सिंह चौहान बने एमडीडीए के नए वीसी। सीईओ स्मार्ट सिटी का भी उन्हें जिम्मा सौंपा गया है। डीएम देहरादून आशीष श्रीवास्तव का काम घटाया गया है। वीसी एमडीडीए और सीईओ स्मार्ट सिटी से वो हटाए गए हैं। तो एमडीडीए के नए वीसी बने हैं रणवीर सिंह। जिम्मेदारियां उनकी यहां बढ़ाई गई हैं। आशीष सिंह की जिम्मेदारियां कम की गई हैं। आशीष श्रीवास्तव का काम घटाया गया है। तो डीएम देहरादून आशीष श्रीवास्तव का काम घटाया गया है। वीसी एमडीडीए और सीईओ स्मार्ट सिटी से वो हटाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईएएस ऑफिसर रणवीर सिंह चौहान बने हैं एमडीडीए के नए वीसी। उन्हें सीईओ स्मार्ट सिटी का जिम्मा भी सौंपा गया है। और देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बोर्ड एग्जाम की तारीख बदली गई है। उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की डेट शीट में बदलाव किया है। अब 22 से 25 जून के बीच होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। शनिवार और रविवार को देहरादून बंदी के चलते ये फैसला लिया गया है। तो उत्तराखंड बोर्ड ने परीक्षा की तारीख बदली है। वहीं कार्मिक विभाग के आदेश से विभागों में मचा हड़कंप। शून्य सत्र में किए गए ट्रांसफर आदेश होंगे निरस्त। कार्मिक विभाग ट्रांसफर कमेटी की संस्तुति के बिना हुए आदेश होंगे निरस्त। कार्मिक विभाग ने विभागों को जारी किया कड़ा पत्र। शून्य सत्र में कोई भी विभाग नहीं कर सकता है ट्रांसफर। कार्मिक मनमाने ढंग से विभाग कर रहे हैं आदेश की व्याख्या, ये कहना है कार्मिक विभाग का। तो ट्रांसफर निरस्त किए जाएंगे। शून्य सत्र में नहीं हो सकता है ट्रांसफर। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण आज से विधिवत रूप से अस्तित्व में आ गई है। सीएम की घोषणा के करीब 3 महीने बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही शासन ने गैरसैंण को समर कैपिटल बनाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी को लेकर ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। सीएम की घोषणा के 3 महीने बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलने के साथ ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। समर कैपिटल होगी गैरसैंण। लंबे समय से स्थायी राजधानी की मांग की जा रही थी, लेकिन समर कैपिटल का ऐलान 3 महीने पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से किया गया था और अब उसे कागजी अमलीजामा में पहनाना शुरू कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस फैसले के लिए प्रदेश की जनता को बधाई। सीएम ने कहा यह उत्तराखंड आंदोलन और जन भावनाओं से जुड़ा हुआ फैसला है। सीएम ने कहा कि 4 मार्च 2020 और 9 नवंबर 2000 की तरह यह दिन भी ऐतिहासिक है। सब लोगों की भावनाओं को आज सार्थक परिणाम मिल गया है। जो घोषणा थी आज वो निर्णय में बदल गई है और काफ़ी लोगों के मन में आशंका थी कि घोषणाएं हो जाती हैं लेकिन आगे हो नहीं पाता है। और इसलिए आज तमाम वो लोग जिन्होंने इस राज्य के लिए आंदोलन किया, वो तमाम वो लोग हमारे नौजवान भाई बहन जिन्होंने इस राज्य के लिए अपनी शहादत दी, निश्चित रूप से उनकी आत्मा को आज शांति मिली होगी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी का नोटिफिकेशन जारी होने पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। अधिसूचना जो ग्रीष्मकालीन राजधानी की भराड़ीसैंण को लेकर हुई है, निश्चित रूप से ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वहीं इस मामले में हरीश रावत ने ट्वीट किया और बधाई के साथ निशाना भी साधा। ट्वीट कर कहा, मैं त्रिवेंद्र सिंह जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने भराड़ीसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी नोटिफाई कर दिया है, मगर इतना जरूर उनसे चाहूंगा कि अगर भराड़ीसैंण गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है और देहरादून अस्थायी राजधानी है तो वहीं उन्होंने दूसरा ट्वीट भी किया। इसमें लिखा कि राज्य बनाते वक्त अस्थायी राजधानी कहां है तो फिर राज्य की राजधानी कहां है। ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है कि राज्य की राजधानी कहां है।
वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कंफ्यूज है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, वो सिर्फ राजधानी विरोधी ही नहीं राज्य की विरोधी भी रही है। कांग्रेस को ये नहीं सोच रहा कि क्या कहें क्या ना कहें, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस को बजाय कहने के वो कोरोना के संकट काल में जनता के साथ खड़ी रहे। और ये याद होगा हम हाउस में लेकर आए थे इसको, नोटिफिकेशन खाली अब हुआ है, बाकी निर्णय बहुत पहले कैबिनेट ने और बाद में विधानसभा में पास हो गया था, वही घोषणा मुख्यमंत्री। तो इसलिए कांग्रेस को इस प्रकार की, वो तो उसे अधिकार भी नहीं है गैरसैंण पे बोलने का। वो लोग राजधानी क्या राज्य के खिलाफ थे, राजधानी तो बहुत दूर की बात है। सुनील ने प्रभात हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, 3 महीने बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन इस नोटिफिकेशन पर जो पूर्व सीएम हरीश रावत की व्यंग्यात्मक बधाई थी, उसने सियासी सुगबुगाहट को बढ़ा दिया है। देखिए अपर्णा, उत्तराखंड में गैरसैंण जो राजधानी का मुद्दा रहा है वो जनभावनाओं से जुड़ा तो रहा ही है, लेकिन ये सियासत का केंद्र बिंदु भी रहा है। चाहे वो राज्य बनने की शुरुआत से लेकर आज तक का अगर आप इतिहास देखें तो राजधानी के मुद्दे पर, गैरसैंण के मुद्दे पर समय समय पर राजनीति होती आई है। खासकर मार्च में जब खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण में जो ग्रीष्मकालीन सत्र वहां पर संचालित हो रहा था, उसमें 4 मार्च को सीएम ने ये घोषणा कर दी थी कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाएगा, और इसके बाद ही राजनीति और तेज हो गई थी। कांग्रेस का कहना था कि गैरसैंण को अस्थायी राजधानी घोषित किया जाए, क्योंकि अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, जिस तरह से अभी हरीश रावत भी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर देहरादून भी राजधानी है, अस्थायी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, तो फिर अस्थायी राजधानी कहाँ हो ये बताना चाहिए सरकार को। तो भाजपा का कहना है कि कांग्रेस कंफ्यूज है, उसको इस बात पर बोलने का हक नहीं है। लेकिन जो भी बयानबाजी है अपर्णा, ये सियासत का केंद्र बिंदु रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा का चुनाव भी होना है। भाजपा के पास एक बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि 2017 में जब भाजपा सत्ता में आई थी तो उसके विजन डॉक्यूमेंट में ये बात मेंशन थी, पहले बिंदु पर थी कि हम गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे। 2022 में जब चुनाव में जाएगी भाजपा तो उसके पास एक प्रमुख मुद्दा होगा, एक सब्जेक्ट होगा कि हमने जो कहा उसको करके दिखाया, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। ये अलग बात है कि बहुत सारे चैलेंज होंगे भाजपा के आगे, क्योंकि 2021 का भी है, और 2021 में उसको कुछ न कुछ करके दिखाना होगा। किस तरह से गैरसैंण में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, किस तरह से वहाँ पे विधानसभा को संचालित किया जाए, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा कि 2021 में भाजपा क्या कुछ कर पाती है। ये उसकी उपलब्धि है कि उसने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की, लेकिन उसके लिए एक बड़ा चैलेंज भी है। और कांग्रेस जो हम कह सकते हैं जो कमेंट कर रही है इस पे, कांग्रेस को भी ये डर है कि अगर भाजपा सफलतापूर्वक 2021 में इस पूरे चरण को निभा लेती है तो 2022 में कांग्रेस के पास कुछ मुद्दे नहीं होंगे जनता के सामने, जब होंगे जनता के जाहिर तौर पर सुनील ये इनसिक्योरिटी ही है, ये इनसिक्योरिटी ही है कि एक ऐसा दाव यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने खेल दिया है जिस दाव के आगे उत्तराखंड की हर सियासत पस्त हो जाती है, और यही इनसिक्योरिटी इस तरह के ट्वीट में सामने आ रही है। बिल्कुल अपर्णा, क्योंकि आप देखेंगे कि लगातार गैरसैंण को लेकर राजधानी होती रही है, सियासत होती रही है, लेकिन कोई भी ये साहस नहीं जुटा पाया कि गैरसैंण पर एक अस्थाई नाम उसको दे दिया जाए, चाहे वो ग्रीष्मकालीन राजधानी का हो, चाहे अस्थाई राजधानी का हो, या फिर अस्थाई राजधानी का। मार्च में जब त्रिवेंद्र रावत ने ये साहस दिखाया, आपने देखा कि पूरे प्रदेश में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई, क्योंकि राज्य आंदोलन के साथ ही लोगों की एक बड़ी डिमांड रही है कि पर्वतीय क्षेत्र की, इस पर्वतीय भूभाग की जो राजधानी हो वो पहाड़ों में ही हो। तो जिस तरह से गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, ये जनता के बीच जब 2022 में भाजपा होगी तो उसके पास एक मुख्य मुद्दा होगा कि उसने जनता से जो वायदा किया था, इस पहाड़ी प्रदेश की जो राजधानी, जो शहीदों के सपनों के अनुरूप जो लोग उम्मीद कर रहे थे, उसने उसको करके दिखाया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक चैलेंज भी भाजपा के लिए होगा कि 2021 में उसको प्रूव करना होगा अपने आप को, उसको सिद्ध करना होगा कि बिल्कुल कि ये महज एक कागजी घोषणा बनकर ना रह जाए, क्योंकि सुनील जिस तरह से आपने तमाम इन जो इंसिडेंट्स हैं उनका हवाला यहाँ पर दिया है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज भी हो जाती है कि जब ये ऐलान किया गया कि समर कैपिटल होने का ऐलान किया सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से, तो कुछ लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि समर कैपिटल का ऐलान करना ये एक तरह से छलना है गैरसैंण की या उत्तराखंड के जो पहाड़ के वासी हैं उनकी जो मूल भावना रही है कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में ही होनी चाहिए, उसको छलने जैसा है कि समर कैपिटल बना दिया, बस अपनी तरफ से एक फॉर्मेलिटी कर दी।
बिल्कुल, ये कमेंट आते रहे हैं विपक्ष के ओर से भी, तमाम अन्य लोगों की ओर से भी, लेकिन आप देखेंगे कि जब तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे विजय बहुगुणा, उन्होंने पहली बार इसकी नींव रखी थी तो लोगों के बीच एक संशय के बादल थे कि नींव एक सियासत के कारण रख दी गई है, यहाँ पर विधान भवन बनेगा या नहीं बनेगा, गैरसैंण कैपिटल कैसे बनेगी। उसके बाद हरीश रावत आए, हरीश रावत ने वहाँ तंबू में कैबिनेट कर दी और बाद के सालों में भी वहाँ पर कैबिनेट होती रही। त्रिवेंद्र रावत सरकार आई तो शीतकाल में एक सत्र वहाँ पर नहीं हो पाया, तो बड़ा हो हल्ला इस बात को लेकर भी मचा कि तमाम सरकारों ने गैरसैंण को एक खिलौना बना लिया है कि अब शीतकालीन सत्र आया तो आप वहाँ पर सत्र नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप नहीं है। लेकिन फिर मार्च में ग्रीष्मकालीन सत्र वहाँ पर संपन्न हुआ और ग्रीष्मकालीन सत्र में घोषणा भी कर दी गई कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी होगा। उम्मीदें की जानी चाहिए कि सरकारों ने जो घोषणाएं की, जो वायदे जनता से किए, उसी के अनुरूप आगे का रोड मैप तय होगा। गैरसैंण में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। आज हमारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि सरकार ने जो कहा है वो करके दिखाएगी। सुनील, बिल्कुल, और ये हम कह सकते हैं कि जो रुकावटों के साथ जो पत्थर पड़े इस रास्ते को बनाने में, उसमें एक बड़ा कदम, एक बड़ा डिस्टेंस तय किया है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज इस नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही। लेकिन जो मौजूदा हालात है, कोरोना संक्रमण जो अपने आप में ही चैलेंज है पूरी दुनिया के सामने, हर तरह का चैलेंज अपने आप में ये खड़ा कर रहा है, तो ऐसे में प्रदेश की सरकार के आगे वित्तीय संकट का समाधान पाना और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगा। बिल्कुल अपर्णा, ये चुनौती है। इसीलिए मैंने पहले पूर्व में भी कहा कि 2021 का साल भाजपा के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग ईयर होगा क्योंकि उसने गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा कर दी। आज उसको विधिवत स्वरूप भी दे दिया गया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। लेकिन अब जनभावनाएं और भी बढ़ जाएंगी। जिस तरह से आपने पहले नींव रखी, लोगों को उम्मीद बंदी कि यहाँ पर विधान भवन बने, विधान भवन भी बन गया, कैबिनेट तंबू में हो गई, बाद में वहाँ पर विधानसभा के सत्र भी शुरू हो गए। अब आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित तो कर दिया, लेकिन इसके बाद किस तरह से वहां पर नोटिफिकेशन होगा, कितना एरिया इस राजधानी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि असली परीक्षा अब यहीं से शुरू होगी और उस परीक्षा से कैसे पार पाती है त्रिवेंद्र सरकार, उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। बहुत शुक्रिया सुनील आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और अब बात करते हैं प्रदेश में कोरोना अपडेट की। तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1380 पहुंच गई है। राज्य में आज कोरोना के 25 केस सामने आए हैं, 697 एक्टिव हैं, 663 ठीक हो चुके हैं, 14 मरीजों की मौत हो गई है। बागेश्वर में 2, चमोली में 1, चंपावत में 2 नए मामले सामने आए, देहरादून में 2, हरिद्वार में 8, नैनीताल में 1, तो पौड़ी में 4 नए मामले सामने आए हैं। रुद्रप्रयाग में 2, टिहरी में 3 नए कोरोना केस सामने आ चुके हैं। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां कोरोना पॉजिटिव निकला है। दिल्ली पुलिस का एएसआई 4 जून को दिल्ली से जॉली ग्रांट अपने घर आया था। एएसआई 5 जून को जॉली ग्रांट में किया गया था एडमिट। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर दून अस्पताल शिफ्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस का एएसआई पॉजिटिव पाया गया है। 4 जून को दिल्ली से अपने घर जॉली ग्रांट आया था और 5 जून को जॉली ग्रांट में एडमिट किया गया था। अब ये एएसआई पॉजिटिव पाया गया है। तो रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर दून हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है दिल्ली पुलिस के एएसआई को। तो जहां पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, तो वहीं बॉर्डरों पर चेकिंग करने वाले पुलिसकर्मी भी अब इसकी चपेट में आ गए हैं। बता दें कि देर शाम मंगलौर कस्बा चौकी में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल में कोरोना पॉजिटिव मिलने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं आज चौकी को सैनिटाइज करने के बाद सील कर दिया गया। चौकी में तैनात 12 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया। साथ ही पुलिसकर्मी संपर्क में आए अन्य लोगों को भी ट्रेस किया जा रहा है। एसपी देहात का कहना है कि फिलहाल चौकी में केतक की तैनाती की गई है ताकि किसी भी फरियादी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। चौकी को के अस्थायी रूप से बंद किया गया है, उसे सैनिटाइज कराने हेतु आज सैनिटाइजेशन का प्रोसेस पूरा चलेगा। फिर तब तक वहां पर चेतक की तैनाती की गई है ताकि कोई भी शिकायतकर्ता, कोई किसी तरह का पीड़ित व्यक्ति अगर चौकी पर आता है तो उसे तत्काल निर्देशित कर कोतवाली से उसे सहायता उपलब्ध करवाई जाए। और बड़ी खबर आपको बता दें, नैनीताल जिला अब रेड जोन में नहीं होगा। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह का यह बयान आया है। प्रदेश में अब सिर्फ 55 कंटेनमेंट जोन है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी, पास की नहीं। तो नैनीताल रेड जोन से बाहर हो गया है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह का यह बयान सामने आया है। प्रदेश में अब सिर्फ 55 कंटेनमेंट जोन है,
और अब रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी, पास ही काफी होगा। तो नैनीताल रेड जोन से बाहर हो गया है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने यह बयान दिया। प्रदेश में अब सिर्फ 55 कंटेनमेंट जोन है। इससे पहले भी नैनीताल को रेड जोन में रखने को लेकर विरोध के स्वर भी सुनाई दे रहे थे, लेकिन अब राहत की बात यह है कि नैनीताल रेड जोन से बाहर हो गया है और प्रदेश में अब 55 कंटेनमेंट जोन है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह का ये बयान आया है कि प्रदेश में अब सिर्फ 55 कंटेनमेंट जोन बचे हैं और नैनीताल को रेड जोन से बाहर कर दिया गया है। रेड जोन यानी कि अति संवेदनशील एरिया। और अब जो हालात हैं, जो अपडेट है कोरोना को लेकर नैनीताल में, उसके मद्देनजर इस जोन को रेड जोन से बाहर कर दिया गया है, करने का फैसला लिया गया। प्रदेश में अब सिर्फ 55 कंटेनमेंट जोन बाकी रह गए हैं। रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, पास ही अपने आप में काफी होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सचिव उत्पल कुमार सिंह का ये बयान नैनीताल के लिए, जहां नैनीताल जिला रेड जोन में नहीं रहा है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। दीपांकर, नैनीताल वासियों की राहत की बात कि रेड जोन से बाहर हो गया उनका जिला। हाँ बिल्कुल अपर्णा, नैनीताल रेड जोन में नहीं होगा। मुख्य सचिव का कहना है कुछ देर में एक आदेश जारी होने वाला है। उस आदेश के बाद जोन सिस्टम उत्तराखंड में खत्म हो जाएगा। पब्लिक के लिहाज से इसमें खबर यह है कि जब जोन सिस्टम नहीं होगा तो कंटेनमेंट जोन होंगे। कंटेनमेंट जोन का मूवमेंट नहीं होगा, बाकी जगहों पर मूवमेंट स्मूथ रहेगा। एक चीज। दूसरी चीज ये कि अब आपको कहीं से कहीं जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा ताकि आपकी डिटेल रहे कि आप कौन है, कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं राज्य के अंदर। अब तीसरी बात जो रहती है कि आपको एक जिले से दूसरे जिले में जाके क्वारंटीन होना होगा या नहीं होना होगा, ये अभी आदेश जारी होने के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के बड़ी राहत की खबर यह कि सिर्फ कंटेनमेंट एरिया में ही अब सख्ती लागू रहेगी, बाकी जगहों पर आप इधर उधर जा सकते हैं आराम से। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। हल्द्वानी में आज से मॉल्स खुल चुके हैं। मॉल्स में कोरोना से बचने के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी। सरकार के आदेश के बाद आज से हल्द्वानी में मॉल्स खुल चुके हैं, लेकिन अभी सुबह सुबह का वक्त है, ग्राहक बेहद कम पहुंच रहे हैं। लेकिन जो मॉल्स में सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो किए गए हैं। सैनिटाइजर बॉटल्स जो है सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथ में है, और उसके अलावा जो ये जो थर्मामीटर है एक तरीके का आपकी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और हमारे साथ मॉल के जो प्रबंधक हैं वो मौजूद हैं। भाई साहब, आप ये बताइए कि किस तरीके के सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं ताकि लोग जो है सुरक्षित महसूस करें। हमारे सिक्योरिटी मेजर्स ये हैं कि हमने सब गार्ड्स को सैनिटाइजर दे रखा है, थर्मोमीटर दे रखा है, और विदाउट मास्क हम किसी को एंट्री नहीं देंगे और सबको स्कैनिंग करके ही अंदर एंट्री देंगे। कि अगर जब भी आप किसी भी पब्लिक प्लेस में एंट्री करेंगे, विशेषकर मॉल्स में या फिर किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एंट्री करेंगे, तो वहाँ पर आपको अपना टेम्परेचर नपवाना होगा और सैनिटाइजर आप हाथ का सैनिटाइजेशन कराएंगे और उसके बाद ही आप अंदर जा पाएंगे। तो हल्द्वानी में भी उस तरीके सिक्योरिटी मेजर्स दिखे हैं। कैमरा पर्सन कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, जिससे टीम हल्द्वानी। यमुनोत्री मंदिर समिति का बयान सामने आया है। चारों धामों में अभी ना शुरू की जाए यात्रा। उपाध्यक्ष जगमोहन उनियाल का बयान। कोरोना के लिहाज से अभी सुरक्षित है चारों धाम। यात्रा शुरू होने पर संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं धाम, इसलिए कोरोना को देखते हुए अभी फिलहाल यात्रा को ना शुरू किया जाए। चारों धामों के तीर्थ पुरोहित, रावल समाज, हकदारी समाज, पंडा समाज एवं संबंधित व्यावसायिक जो लोग हैं, उनका वर्तमान में यही मानना है कि चारों धामों को दर्शनार्थियों के लिए बिल्कुल न खोला जाए, क्योंकि अभी पहले ही देश में भयावह माहौल बना हुआ है। तो जो ये चारों धाम हैं ये सुरक्षित हैं और अभी संक्रमण से अछूते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि बिल्कुल भी चारों धामों में यात्रा बिल्कुल न खोली जाए, दर्शनार्थियों के लिए बिल्कुल न। चारधाम यात्रा को लेकर असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है कि आखिर यात्रा कब शुरू होगी। संयुक्त रोटेशन और परिवहन महासंघ का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द गाइडलाइन जारी करे, इससे कंफ्यूजन की स्थिति खत्म हो। यात्रा इस सीजन में शुरू होगी या नहीं, परिवहन व्यवसायी लगातार अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। कि 8 जून से जो है चारधाम की यात्रा को हम संचालित कर देंगे, परंतु अभी तक केंद्र राज्य सरकार द्वारा ऐसी कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है जिससे यह पता चल सके कि हमारी वाहनों में कितने प्रतिशत क्षमता पर वाहनों का संचालन होगा, या जो है रात्रि विश्राम की क्या व्यवस्था रहेगी श्रद्धालुओं की, और मंदिरों में जो श्रद्धालुओं के दर्शन है वो किस प्रकार से हो पाएंगे।
तो सरकार को चाहिए कि जो है जल्द से जल्द जो है ये असमंजस की स्थिति खत्म करे और एक गाइडलाइन जारी करे कि कब और किस तरह से यात्रा का संचालन हो पाएगा। शहर को कोरोना वायरस से मुक्त करने के लिए नगर निगम देहरादून शहर को सैनिटाइज कर रहा है और 22 मार्च से हुए लॉकडाउन के बाद नगर निगम ने शहर को सैनिटाइज करने के लिए करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बता दें कि निगम ने अभी तक पूरे शहर को सैनिटाइज करने के लिए 5 बड़े अभियान चलाए हैं। साथ ही सभी वार्डों में निगम ने 100 छोटी मशीन दी है और हर अभियान में निगम ने सहारनपुर और विकासनगर से गाड़ी मंगवाई है। में पैनिक था तो उस समय हम लोग इसको मार्केट से ले रहे थे और साथ ही साथ हर अभियान में करीब 50 से 60 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लगती हैं 2 दिन के लिए और इनका भी किराया होता है। हमने जो अपने पार्षदगणों को हैंड हेल्ड मशीनें उपलब्ध कराई हैं उसको सब मिला करके देखा जाए तो मैं लमसम कह सकता हूं कि 90 से 1 करोड़ के बीच में, 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में लगभग मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि खर्च हुआ होगा। उधम सिंह नगर की खटीमा नगर पालिका अध्यक्ष सोनी राणा और पर्यावरण मित्र के बीच सुबह तीखी नोकझोंक की तस्वीर सामने आई है। मामला सुबह उस वक्त का है जब पालिका अध्यक्ष सुबह साफ सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के निकली, लेकिन नगर पालिका के नियमित कर्मचारी की जगह दूसरे लोग सफाई करते मिले और पूछने पर पर्यावरण मित्र ने बहस शुरू कर दी। वहीं नगर पालिका चेयरमैन पर्यावरण मित्र के घर बैठकर तनख्वाह लेने का आरोप लगा रहे हैं। काफ़ी अनियमितता है, जायजा लिया है, कर्मचारी मिल नहीं रहे हैं और देखा अभी पूछा मैंने इनसे कि हमारे नियमित कर्मचारी हो तो बोले नहीं नियमित नहीं है, उनकी जगह काम कर रहे हैं। तो पूछा कितने टाइम से है कि 1-2 साल से कर रहे हैं काम। तो इसको लेकर कोई कड़ा रुख अपनाया जाएगा? बिल्कुल जानकारी ली जाएगी कि अभी तो ये बता रहे हैं कि तबीयत खराब होने पूछा जाएगा कि कब से क्या है, किस हिसाब से काम हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरी जानकारी ली जाएगी। उसकी तह पर जाकर उसे निर्णय लिया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।